हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आपके जो पहले लेसन थे उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो आवर्त बीजी पादप होता है उसके अंदर जो आवर्त बीजी पादपों में जनन है वो कितने प्रकार का होता है। आवर्त बीजी पादपों में जनन दो प्रकार का हमने पढ़ चुके पीछे कि भाई जो पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं आपके जो पहला जो अध्याय था उसके अंदर। अब हम आज बात करेंगे आपके अध्याय नंबर 2 की। अध्याय नंबर 2 है नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। अब हम बात करते हैं कि जो नर व मादा युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद मतलब जिसके ऊपर किसका निर्माण हो, युग्मकों का निर्माण हो, वह प्रावस्था क्या कहलाती है, युग्मकोद्भिद प्रावस्था कहलाती है। और ये प्रावस्था हमेशा क्या होती है, अगुणित होती है। आवर्त बीजी पादपों में युग्मकोद्भिद जो प्रावस्था होती है वो आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनकी जो युग्मकोद्भिद प्रावस्था होती है वो क्या होती है, अल्पकालिक होती है और अगुणित होती है। और इनके अंदर जो आवर्त बीजी पादपों में जो मुख्य प्रावस्थाएं होती है वो कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद की होती है। तो अब हम बात करते हैं अभी आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन को और आगे बढ़ाते हैं। लैंगिक जनन आपने पहले पिछले अध्याय में पढ़ा है कि जो आवर्त बीजी पादपों में वो लैंगिक जनन होता है, जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, अभी पुष्प के द्वारा। लैंगिक जनन की क्रिया आवर्त बीजी पादपों में किसके द्वारा संपन्न होती है, पुष्प के द्वारा। और पुष्प क्या होता है, अभी पुष्प एक रूपांतरित क्या होता है, प्रो होता है। सीमित वृद्धि करने वाला एक रूपांतरित प्रो क्या होता है, पुष्प होता है। और इसके अंदर हम देखेंगे भी जो पुष्प के जो चक्र होते हैं, आपने पढ़े कि पुष्प के अंदर कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पुष्प के अंदर कितने चक्र होते हैं, 4। सबसे बाहरी जो चक्र होता है वो क्या कहलाता है, अपना बाह्य दलपुंज। सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के जो अंदर का जो चक्र है वो क्या कहलाता है, अपना दलपुंज। और इसके अंदर का जो चक्र है वो कौन सा होता है, अपना पुमंग भाग। और इसके अंदर जो चक्र होता है जायांग। बाह्य दलपुंज का जो एक सदस्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। ठीक है भाई। अब दलपुंज का जो एक सदस्य है वो क्या कहलाएगा, दल। और पुमंग का एक सदस्य क्या कहलाता है, अभी पुंकेसर। क्या कहलाता है, पुंकेसर। तीसरा जो लास्ट जो चक्र था अपना क्या था, जायांग। जायांग का जो एक सदस्य है वो क्या कहलाएगा, अंडप। कल हमने इनकी क्या की थी, बात की थी। अब आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नर युग्मकोद्भिद के बारे में, या पुंकेसर के विकास के बारे में, या लघु बीजाणुधानियों के विकास के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आगे इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। हमने देखा अभी पुष्प की जो संरचना होती है उसके अंदर जो आपका जो पुष्पासन भाग होता है, पुष्पासन भाग के ऊपर किसका विकास होता है, अभी पुंकेसर का विकास होता है। किसका विकास होता है, पुंकेसर का विकास होता है, जो क्या होता है, नर जननांग भाग होता है। पुंकेसर पुष्पासन के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, विभजोतक उत्तक होते हैं। ये विभजोतक उत्तक वृद्धि करके किसका निर्माण करते हैं, पूतंतु का। किसका निर्माण करते हैं, अभी पूतंतु का। और पूतंतु के ऊपर किसका निर्माण होता है, पराग कोश का। किसका निर्माण होता है, पराग कोश का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, अभी आगे हमने कल पढ़ा था, पराग कण। किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। अब देखिए अभी जो आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो नर जननांग भाग होता है पुंकेसर, उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पूतंतु। पूतंतु के ऊपर कौन स्थित होता है, परागकोश स्थित होता है। और परागकोश हमने कल पढ़ा है तो क्या होता है, अभी परागकोश द्विपालित होता है। परागकोश कितनी पालियों में बटा रहता है, 2 पालियों में बटा रहता है। देखिए एक ये इसकी पाली हुई आगे वाली, और एक पाली इसके पीछे की तरफ है ये। तो परागकोश कैसा होता है, द्विपालित होता है। और प्रत्येक पाली फिर 2 कोष्ठों में बटी हुई रहती है। जैसे मान लीजिए ये एक पाली है तो ये एक पाली 2 कोष्ठों के अंदर बटी हुई है। तो परागकोश की जो संरचना है वो कैसी होगी, द्विपालित व 4 कोष्ठीय। द्विपालित व 4 कोष्ठीय मतलब इसके अंदर 4 कोष्ठों का क्या होगा, निर्माण होगा। द्विपालित व 4 कोष्ठीय इसकी क्या होगी, संरचना होगी। पूतंतु परागकोश को पुष्प के ऊपर क्या रखता है, टिकाने का कार्य करता है। दूसरा भाग है परागकोश, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। परागकोश की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विपालित होती है और 4 कोष्ठीय होती है।
अब हम बात करते हैं अभी जो परागकोश होता है, इसकी जो संरचना आप देखोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा परागकोश। परंतु ये जो प्रारंभिक अवस्था होती है परागकोश के बनने की, प्रारंभिक अवस्था में परागकोश इस प्रकार का नहीं होता है। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश एक सामान्य कोशिकाओं का क्या होता है, पिंड होता है इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए क्या है, कली की अवस्था में वो क्या होता है, उपस्थित होता है परागकोश। इसके अंदर सब जगह एक समान क्या पाई जाती है, एक जैसी कोशिका पाई जाती है, मतलब सारी जगह एक जैसी क्या पाई जाती है, इसके अंदर कोशिका पाई जाती है। धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं समय के साथ, और उन संरचनात्मक परिवर्तनों में ये क्या हो जाता है, दो पालियों में विभक्त हो जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये दो पालियों के अंदर क्या हो जाता है, अभी विभक्त हो जाता है। और इन दोनों पालियों के अंदर ये देखिए इस प्रकार से पूर्ण रूप से समान कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर। इन दो पालियों के अंदर आगे चलकर 4 कोष्ठों का निर्माण हो जाता है। मतलब प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ बनते हैं, अभी 2 कोष्ठ बनते हैं। प्रत्येक पाली के अंदर कितने कोष्ठों का निर्माण होता है, 2 कोष्ठों का। इधर वाली जो पाली है इसके अंदर आप देख रहे हैं कितने कोष्ठ है, 2 कोष्ठ है। और इधर वाली जो पाली है उसके अंदर भी कितने कोष्ठ है, 2 कोष्ठ है। तो अर्थात परागकोश की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विपालित व 4 कोष्ठीय है। अब इसके अंदर क्या होता है, अभी जो आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, सारी कोशिकाएं एक समान है, परंतु समय के साथ इनमें परिवर्तन होता है। तो चारों कोनों की जो कोशिकाएं होती है, एक से अधिक कोशिकाएं, वो क्या करने लगती है, उनका जो जीव द्रव्य होता है कोशिकाओं का वो क्या होता है, अत्यधिक सघन होने लगता है। और वो कोशिका बाकी अन्य कोशिकाओं से आपको क्या दिखाई देने लगेगी, भिन्न दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से जैसे हम इसके अंदर बात करते हैं, ये जो अपना परागकोश है इसके अंदर मान लीजिए चारों कोनों के ऊपर से आपको कुछ एक कोशिकाएं अधिक सघन और वह बड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर इस प्रकार से। ठीक है भाई, चारों कोनों के ऊपर से जो आपका जो परागपुट था, जैसे हम जो कोष्ठ थे उनको हम क्या कहते हैं, परागपुट, या इनको हम कहते हैं लघु बीजाणु दानी। ठीक है भाई, परागपुट या इन्हें हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु दानी। तो अब ये जो कोशिकाएं हैं, चारों कोनों की जो कोशिकाएं हैं जिनका जो जीव द्रव्य क्या हुआ था, सघनित हुआ था, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रपसूतक कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रपसूतक कोशिकाएं। ठीक है भाई, ये जो प्रपसूतक कोशिकाएं हैं वो आगे चलकर क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। इस प्रकार से देखेंगे, ये मान लीजिए अपना क्या है, परागकोश है। यहाँ पर हमने एक प्रपसूतक कोशिकाएं लिया, मान लीजिए ये जो एक प्रपसूतक कोशिकाएं हैं, मतलब ऐसी क्या होती है, अनेक प्रपसूतक कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये कोशिका, इसके अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है इस प्रकार से। ठीक है भाई, अनुप्रस्थ विभाजन या इसे हम परिणत विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार का जो विभाजन होगा इसके द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो प्रपसूतक कोशिकाएं होती है इनके द्वारा 2 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। 2 कोशिकाएं कौन कौन सी होगी, बाहर की ओर जो कोशिका बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और जो अंदर की ओर जो कोशिका बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है भाई, हमने बात की थी, जैसे मान लीजिए परागकोश है अपना, नीचे की ओर इसके अंदर क्या है, पूतंतु है। ठीक है भाई, अब पूतंतु के ऊपर हमने बात की थी कि एक संरचना और आती है इसके अंदर, योजी। तो वो जो योजी है वो इनके बीच में पाई जाती है, दोनों पालियों के बीच में। ठीक है भाई, जो इन दोनों पालियों को जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। और योजी
हमेशा ध्यान में रखना क्या होती है, बंध्य होती है। ये जनन के अंदर कोई भी भाग नहीं लेती। इसके अंदर ये जो संरचना है इनका कार्य बस इतना है कि इन दोनों पालियों को क्या करती है, ये जोड़े रखने का कार्य करती है। अब आगे देखते हैं कि हमने बात की जो प्रपसुत्तक कोशिका है कितने कोशिकाओं में डिवाइड हो गई भी, 2 कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा। एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी थी अपनी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब हम बात करते हैं पहली कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या कार्य करेगी। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है वो आगे चलकर परागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है। किनका निर्माण करती है आगे चलकर, परागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है। कौन करेगी भी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है वो आगे चलकर किनका निर्माण करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर किनका निर्माण करेगी, पराग कणों का या लघु बीजाणुओं का। ठीक है भी। हमने बात की पूतंतु, पूतंतु के ऊपर एक समान कोशिकीय पिंड स्थित होता है जो अपना क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश जो प्रारंभिक अवस्था में होता है तो एक कली की अवस्था में होता है। इस प्रकार से समय के अनुसार इसमें क्या होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और ये 2 पालियों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 2 पालियों में विभक्त होने के बाद में इसके अंदर क्या होता है, प्रकोष्ठों का निर्माण होता है। ठीक है भी, प्रकोष्ठ का निर्माण होता है। तो प्रत्येक पाली के अंदर कितने कोष्ठों का निर्माण होता है, इन कोष्ठों को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं या परागपुट कहते हैं। लघु बीजाणुधानी या क्या कहते हैं, परागपुट। ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो चारों कोनों के ऊपर कुछ कोशिकाएं क्या करने लगती है, अपने आकार में, अपने जीव द्रव्य में क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है। ठीक है भाई। और वृद्धि करके प्रत्येक जो प्रपसुत्तक कोशिका, इनको हम क्या कहते हैं, प्रपसुत्तक कोशिका या प्राथमिक कोशिका कहते हैं इनको। ठीक है भाई। प्रपसुत्तक कोशिका आगे चलकर कैसा विभाजन करेगी, अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। और प्रत्येक प्रपसुत्तक कोशिका कितने कोशिकाओं में बढ़ जाती है, 2 कोशिकाओं में, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका आगे चलकर किनका निर्माण करती है, परागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है। जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका भी आगे चलकर किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग कणों का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है भाई। तो अब हम आगे बात करते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका की। ठीक है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका परागकोश की भित्तियों का किस प्रकार से निर्माण करती है। ये पहली अपनी प्रपसुत्तक कोशिका 2 भागों में डिवाइड हो गई। पहली थी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है भाई। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, अब हमने देखा डायग्राम के अंदर ये क्या होती है, इस प्रकार से बाहर की तरफ बनती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहाँ की ओर बनती है, बाहर की तरफ बनती है। तो बाहर की तरफ बनेगी तो इसके अंदर क्या होगा, विभाजन होंगे। कई प्रकार के अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं इस कोशिका के अंदर। जैसे मान लीजिए कोशिका अपनी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, तो इसके अंदर कई क्या होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। इस प्रकार से इसमें कई क्या होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। और बाहर की ओर क्या होगा, परागकोश की भित्तियों का निर्माण होगा। तो कुछ समय पश्चात परागकोश की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। इसके अंदर 4 भित्तियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये सबसे और क्या है, अपनी प्राथमिक भित्ति। ठीक है भाई। दूसरी इसके अंदर की ओर ये क्या है, अपनी द्वितीयक भित्ति। फिर इसके अंदर तीसरी भित्ति, फिर ये चौथी। ठीक है भाई। इसके अंदर कौन स्थित होता है, लास्ट में
बीजाणुजन कोशिकाएं स्थित होती है, जो आगे बाद में इनका विभाजन पढ़ेंगे किस प्रकार से इनका विभाजन होता है। तो आप जब एक इसकी कोने की अगर काट को देखोगे परागकोश की, अब इस इतने भाग को हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो अपने को परागकोश की क्या दिखाई देगी, विभिन्न भित्तियां दिखाई देगी। तो परागकोश की जो सबसे बाहरी भित्ति होती है वो कौन सी होती है, अपनी बाह्य त्वचा होती है। सबसे बाहरी जो भित्ति होती है परागकोश की, वो पहली भित्ति कौन सी होती है, बाह्य त्वचा। ठीक है भाई, सबसे बाहरी भित्ति परागकोश की कौन सी होती है, बाह्य त्वचा। और बाह्य त्वचा परागकोश की सुरक्षा का क्या करती है, कार्य करती है। जो बाह्य जो भित्ति होती है ये वाली, ये इस प्रकार से ये क्या करती है, परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। और ये जो स्तर होता है या जो बाह्य त्वचा होती है वो सिर्फ एक स्तर से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, एक स्तर द्वारा निर्मित होती है। मतलब कोशिकाओं का इसके अंदर एक स्तर पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं इस प्रकार से इसके अंदर कोशिकाओं का क्या है, एक स्तर पाया जा रहा है। तो ये परागकोश की क्या होगी, बाह्य त्वचा, या इसे हम बाह्य भित्ति कहते हैं या एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है भी, तो बाह्य जो भित्ति होती है वो इसका कार्य क्या होता है, केवल सुरक्षा का कार्य होता है। अब इससे अंदर की तरफ अगर आप चलोगे तो कौन सी भित्ति स्थित होती है, अंतस्थीशियम, या इसे हम कहते हैं अंतस्त्वचा या एंडोथीशियम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। दूसरी है अपनी अंतस्थीशियम। ठीक है भाई, अब अंतस्थीशियम की अगर आप संरचना देखोगे, अंतस्थीशियम की अगर हम संरचना देखें, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कर लेते हैं इसको, ये अपनी कौन सी कोशिका है, अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम भी क्या होती है, एक स्तरीय होती है। दूसरी भित्ति अपनी कौन सी है, इसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। ठीक है भाई, ये जो भित्ति होगी इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, अल्फा सेल्यूलोज की क्या पाई जाती है, इसके अंदर पट्टियां पाई जाती है इस प्रकार से। अंतस्थीशियम के अंदर या अंतस्त्वचा के अंदर जो आंतरिक जो भित्ति होती है, ये वाली जो आंतरिक भित्ति होती है, अपने को देखिए ये जो संरचना होती है, सबसे बाह्य त्वचा के जो नीचे का जो स्तर है ये वाला, ये कौन सा है अपना, अंतस्त्वचा या अंतस्थीशियम। ठीक है भाई, अंतस्थीशियम के अंदर की और जो कोशिकाएं होती है, मतलब ये तो कौन सी होगी, बाह्य कोशिका भित्ति, ये कौन सी होगी, आंतरिक कोशिका भित्ति। आंतरिक कोशिका भित्ति के ऊपर अल्फा सेल्यूलोज का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है यू बैंड के रूप में। मतलब ये इस प्रकार से यू आकार की इसके अंदर क्या पाई जाती है, पट्टिकाएं पाई जाती है अंतर की जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर। अब ये जो कार्य क्या होता है, अंतस्थीशियम का कार्य इसका कार्य देखते हैं। पहली बात तो ये क्या करती है, नमी का अवशोषण करती है या आर्द्रता ग्राही होती है। ये क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। और ये पराग कोश के स्फुटन में सहायक होती है। पराग कोश के स्फुटन में ये क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है भाई, पराग कोश के स्फुटन में किस प्रकार से सहायक होती है, हमने देखा भी इसकी जो संरचना होती है इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, अल्फा सेल्यूलोज उपस्थित होता है। किसके रूप में, यू आकार के बैंड के रूप में। ठीक है भाई, अब मान लीजिए ये जो अल्फा सेल्यूलोज ये क्या करता है, नमी का अवशोषण करता है, या क्या इसके अंदर कौन सा गुण है, आर्द्रता ग्राही गुण है, जिसके कारण ये क्या करता है, नमी को अवशोषित करके इस भित्ति को क्या करता है, एक स्तर पर जमाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। अब मान लीजिए जब परागकोश के अंदर परागकणों का परिपक्वन हो जाता है तो ये जो भित्ति होती है ये प्रकाश के द्वारा क्या होती है, सूखना शुरू हो जाती है। और सूखने से इसके अंदर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। इस भित्ति के अंदर विपरीत दिशा में बाहर की तरफ क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है इस प्रकार से। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। एक बात ध्यान में रखना है कि भी जो यू बैंड है
वो परागकोश जहाँ से स्फुटित होता है, जैसे मान लीजिए ये स्थान है, यहाँ से परागकोश का क्या हो रहा है, स्फुटन हो रहा है, वहाँ पर ये जो अल्फा सेल्यूलोज है या जो यू बैंड है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना भी, ध्यान में रखना कि भी जहाँ से जो फटेगा, फटने के स्थान पर ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब जब इनमें क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, मतलब जब ये सूखेंगे तो इनमें विपरीत दिशाओं में ऊपर व नीचे की तरफ क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा इस प्रकार से। तो ये परागकोश अपना यहाँ से क्या हो जाएगा, स्फुटित हो जाएगा। तो ये परागण की जब क्रिया होती है, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर में परागण की क्रिया, तो परागण की क्रिया के अंदर ये क्या होता है, परागकोश स्फुटित होता है। तो परागकोश के स्फुटन में ये क्या होती है, सहायक होती है, कौन, अंतस्थीशियम। नेक्स्ट परागकोश की भित्ति की बात करें, नेक्स्ट परत होती है अपनी मध्य परत, या इसे हम कहते हैं मिड लेयर। तीसरी जो परत है अपनी, या तीसरी जो भित्ति है वो कौन सी है, मध्य स्तर या मिड लेयर कहते हैं इसे। मध्य स्तर का कोई कार्य नहीं है, वैसे ये क्या होती है, अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक होती है। वह 1 से 3 स्तरों की बनी होती है। कोशिकाओं के 1 से 3 स्तर व्यवस्थित होकर इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसका इतना ही कार्य ये क्या करती है, भोज्य पदार्थों का क्या करती है, गमन करती है, भोज्य पदार्थों के गमन में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है भाई, हमने बात की बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा कितने स्तरों के, एक कोशिकीय स्तर से बनी होती है। अंतस्थीशियम एक कोशिकीय स्तर से बनी होती है। मध्य जो परत होती है, जो मध्य स्तर होता है, इसके निर्माण 1 या 3 कोशिकीय स्तर से होता है। जैसे हमारे 1 2 3, ये तीनों कोशिकीय स्तर किसका निर्माण कर रहे हैं, मध्य स्तर का। ये भोज्य पदार्थों या पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में क्या होती है, सहायक होती है। तो ये अपनी थी परागकोश की 3 भित्तियाँ। अब लास्ट परागकोश की जो सबसे आंतरिक भित्ति है, एक बात ध्यान रखना, जो परागकोश की जो भित्तियों का क्रम है वो बाहर से क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है भाई, सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थ त्वचा या अंतस्थीशियम, फिर आती है इसके नीचे मध्य परत, फिर आती है अपनी है टेपिटम। तो अब जो लास्ट जो मुख्य जो परत है वो अपनी कौन सी है, टेपिटम है, या इसे हम कहते हैं पोषक परत। ठीक है भाई, लास्ट जो अपनी क्या है, टेपिटम कोशिका है। ये परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति होती है। ये परागकोश की क्या होती है, सबसे आंतरिक भित्ति होती है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। देखिए भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, स्तर होता है परागकोश के अंदर। इसके कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। और इसके द्वारा एक एंजाइम का स्रावन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केलेज एंजाइम कहते हैं। एक एंजाइम का स्राव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केलेज एंजाइम। इस केलेज एंजाइम का आगे हम कार्य पढ़ेंगे किसके अंदर, बीजाणुजन के अंदर। तो ध्यान में रखना भी, इसके द्वारा किसका स्रावण होता है, केलेज एंजाइम का स्रावण होता है। दूसरा नेक्स्ट जो कार्य है, इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड का क्या होता है, स्रावण होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसका कार्य है, इसके द्वारा इसके अंदर क्या पाई जाती है, वसीय गोलियां पाई जाती है। मतलब वसा से निर्मित क्या छोटी छोटी क्या पाई जाती है, पिंड पाए जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रोयूबिस काय। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, प्रोयूबिस काय। ये इस प्रोयूबिस काय के ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का क्या होता है, जमा होता है, स्पोरोपोलेनिन। इस प्रोयूबिस काय के ऊपर किसका जमा होता है, स्पोरोपोलेनिन का जमा होता है। और जमाव होने के कारण ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, यूबिस काय में परिवर्तित हो जाते हैं। यूबिस काय या यूबिस बॉडी के अंदर ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो यूबिस काय होता है, ये आगे चलकर पराग कणों की बाह्य भित्ति का क्या करता है, निर्माण करता है। ये आगे चलकर किसका निर्माण करता है, पराग कणों की बाह्य भित्ति
का क्या करता है, ये निर्माण करता है। इसी के कारण जो परागकोश की परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। बोर्ड के अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि भी जो परागकण होते हैं उसकी जो सबसे बाह्य जो परत होती है, परागकणों की आगे हम बात करें तो उसकी संरचना पढ़ेंगे तब यह आएगा कि जो परागकण की जो सबसे बाहरी भित्ति होती है वो किसके निर्मित होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ठीक है भाई, ये स्पोरोपोलेनिन के निर्माण में सहायक कौन होता है, टेपिटम कोशिका सहायक होती है। ठीक है भाई, तो ये थी अपनी परागकोश की भित्तियाँ। परागकोश की 4 भित्तियाँ होती है, सबसे बाहरी है बाह्य त्वचा, फिर दूसरी है अंतस्थीशियम, तीसरी है मध्य परत, चौथी है अपनी टेपिटम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं की। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका हमने देखा कि जब परागकोश की निर्माण होता है तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं होती है वो बाहर की तरफ 4 क्या करती है, परागकोश की भित्तियों का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। ये परागकोश की चारों भित्तियां क्या निर्मित होने के साथ साथ जब ये परागकोश की चारों भित्तियां बन रही होती है तो उसी के साथ अंदर की तरफ जो अपनी जो कोशिका थी, कौन सी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये भी इनके साथ साथ क्या होती रहती थी, विभाजित होती रहती है। और विभाजन होने के साथ में ये क्या करती है, इसके अंदर अनेक समसूत्र विभाजन के द्वारा, इसके अंदर समसूत्र विभाजन के द्वारा अनेक द्विगुणित, मतलब पहले कौन सी कोशिका थी अपनी, जैसे ये थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसके अंदर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, तो इससे अनेक कोशिकाओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अनेक द्विगुणित बीजाणुजन कोशिकाओं का क्या हो गया, यहाँ पर कोशिका का निर्माण हो गया। ये बीजाणुजन कोशिका को आप कह सकते हो लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहोगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। पहली कौन सी थी अपनी, बीजाणुजन कोशिका। तो आप देखोगे भी जो बीजाणुजन कोशिका है इसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक बहुत सारी बीजाणुजन या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। इन्हें हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है भी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसके अंदर समसूत्र विभाजन हुआ तो किन का निर्माण हुआ, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, जितनी भी ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इनके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। जैसे मान लीजिए हम ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका लेकर चलते हैं, इस एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो एक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे कितनी कोशिका निर्मित होती है, ये आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। कितनी कोशिका बनेगी भाई, 4 कोशिकाओं का इसके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई, एक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिका निर्मित होती है, 4 कोशिका निर्मित होती है। इसी प्रकार से जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 लघु बीजाणु कोशिकाएं बनेगी। अब ये यहाँ पर अपने क्या बन चुके हैं, लघु बीजाणु बन चुके हैं। ये क्या बन चुके हैं, लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु जो चारों के चारों होती है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और चतुष्क में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क का। ठीक है भाई, ये चारों आपस में इस प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, ये थी अपने लघु बीजाणु बनने की क्रिया। अब ये जो लघु बीजाणु होते हैं वो चारों आपस में जुड़े किस प्रकार से रहते हैं, ये देखिए भाई, ये इनके मध्य क्या पाया जाता है, केलोज परत पाई जाती है। इनके मध्य क्या पाई जाती है, केलोज परत, केलोज परत। ठीक है भाई, केलोज परत पाई जाती है। और पीछे हमने पढ़ा है
कि जो परागकोश की जो सबसे आंतरिक भित्ति होती है कौन सी भी, टेपिटम, टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केलेज एंजाइम कहते हैं। ये केलेज एंजाइम इसके ऊपर क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है भाई, इसके ऊपर क्रिया करके किसके ऊपर, केलोज परत के ऊपर, और इन चारों लघु बीजाणुओं को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। और देखिए लघु बीजाणु कौन सी अवस्था में होंगे भी, अगुणित अवस्था में होंगे। ध्यान में रखना, बीजाणुजन कोशिका कैसी थी अपनी, द्विगुणित, कैसी थी, द्विगुणित। समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि की, संख्या में वृद्धि करके किसका निर्माण किया, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण किया, या इसे हम बीजाणुजन उत्तक भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे भी क्या थे, यहाँ पर कोशिकाएं द्विगुणित थी। फिर इन कोशिकाओं के अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से कितनी लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, 4 का। तो प्रत्येक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये भी 4 का निर्माण करेगी, और ये कोशिकाएं भी 4 लघु बीजाणुओं का। इसी प्रकार से परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानी होती है, जो लघु बीजाणुधानी होती है, इसके अंदर अनेक लघु बीजाणुओं या पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपने लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो लघु बीजाणु कौन सी अवस्था में होंगे, अगुणित अवस्था में। तो ये यहाँ पर जितने भी सारे के सारे लघु बीजाणु आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होकर अब ये क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। इसके अंदर एक क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। परागकण कि आगे हम संरचना पढ़ेंगे कल, ये भी परागकण की संरचना वो कैसी होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक था अपना परागकणों का निर्माण। कल अब आगे पढ़ेंगे भी कि जो लघु बीजाणु है आगे चलकर, या जो परागकण है वो आगे चलकर नर युग्मक कोदविद में किस प्रकार से बदलते हैं, और जो नर युग्मक कोदविद है वो नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से करता है, ये सब हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। ठीक है भाई, आज हमने बात की थी परागकोश की भित्तियों की और परागकणों के निर्माण की। तो इस प्रकार से परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। थैंक यू।